गवर्नेंस के हम लोग लास्ट टॉपिक पे आ गए हैं। इससे पहले हम लोग बात कर चुके हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप पे और सोसाइटी पे कि क्या होता है, सोशल या नागरिक समाज क्या होता है। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। अब आ जाते हैं कि सार्वजनिक नीति एक्चुअली में क्या है। हमारे कोर्स में तो है नहीं सार्वजनिक नीति, बट हमें जानना चाहिए क्योंकि यहाँ से बहुत कुछ हमें सीखने को मिलेगा, इसलिए इसको इंक्लूड किया है। सार्वजनिक नीति का मतलब क्या है? पहले तो देखो, सार्वजनिक का मतलब ही है कि ये सारे लोगों के लिए हो, और नीति मतलब जानते हो पॉलिसी या कोई क्या है। इस बात को समझें कि सभी लोगों के लिए सार्वजनिक बात किया जाता है, पब्लिक के लिए बात किया जाता है। पब्लिक में सारे आ जाएंगे, वंचित ग्रुप क्या, विशेषाधिकार क्या, सब लोग इंक्लूड होंगे, एक्स से जेड तक, ए टू जेड। ठीक है ना, एक्स से जेड तो कुछ ही हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या कि ये सार्वजनिक नीति क्या है? पहली बात, सरकार के द्वारा प्रस्तावित एक क्रियाविधि है, एक क्रियाविधि है। ठीक है ना, जिसके माध्यम से क्रियाविधि है जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, अवसर उपलब्ध कराते हैं। ठीक है, अवरोधों को कम करते हैं या समस्याओं को निराकरण करते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ अपने उद्देश्यों को, जिस के लिए नीति लाई गई है, उस उद्देश्यों की प्राप्ति एवं क्रियान्वयन की बात करते हैं। सीधी बात है कि सार्वजनिक नीति क्या है? सभी लोगों के हित के लिए सरकार द्वारा प्रस्तावित एक क्रियाविधि है, जिसके अंतर्गत अवसर उपलब्ध कराया जाता है, समस्याओं का निराकरण किया जाता है, अपने उद्देश्यों के लिए, जिसके लिए नीति बनाई गई है। जैसे हेल्थ पॉलिसी बोला जाता है, हेल्थ पॉलिसी मतलब हमारे हेल्थ का उद्देश्य है और हेल्थ के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए बनाया जाता है। तो यही बात बोल रहे हैं कि अपने उद्देश्यों की प्राप्ति और क्रियान्वयन के लिए ये एक क्या है, क्रियाविधि है। तो बात समझ लो कि सरकार द्वारा प्रस्तावित एक क्रियाविधि है, जिसके द्वारा अवसर उपलब्ध कराया जाता है, समस्याओं का निराकरण किया जाता है, उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है और क्रियान्वयन किया जाता है। ठीक है ना, यही हमारा परिभाषा होना चाहिए जब भी सार्वजनिक नीति की बात आए या पब्लिक या गवर्नमेंट पॉलिसी की बात आए कि पब्लिक पॉलिसी क्या है या गवर्नमेंट पॉलिसी क्या है। तो इसमें से हमें मेन 3 बातों के ध्यान रखना है कि अवसर को उपलब्ध कराता है, समस्याओं का निराकरण करता है और उद्देश्यों की प्राप्ति और क्रियान्वयन करवाता है। यही हमारा नीति है। ठीक है ना, तो सरकार द्वारा प्रस्तावित एक क्रियाविधि है, जिसके माध्यम से अवसर उपलब्ध कराया जाता है, समस्याओं का निराकरण किया जाता है, उद्देश्यों की प्राप्ति एवं क्रियान्वयन किया जाता है। यही हमारा सार्वजनिक नीति होता है। ठीक है ना, तो ये बात जब भी परिभाषा आएगा सार्वजनिक नीति क्या है, तो ये हम सीधे यही बात करेंगे। आप लोग इस बात को पॉइंट में लिख लेना, बगल में कहीं भी। ठीक है ना, पढ़ने लगोगे, याद करने लगोगे तो बड़ा मुश्किल होता है इस चीज को। तो हम जो बता रहे हैं इजी वे में, क्योंकि हम अंगूठा छाप हैं, तो उस चीज को बड़ा इजी वे में बोलने की आदत है और यही मार्क्स भी दिलाते हैं। ठीक, तो सार्वजनिक नीति क्या करती है? सरकारी लक्ष्यों को, सरकारी जो टारगेट है, लक्ष्य है, उस टारगेट को, उद्देश्य को भेदने का काम करती है। और भेदने के लिए कौन सा साधन यूज करती है? नीति तो गवर्नमेंट बनाएगी, सरकार बनाएगी, लेकिन उसको सार्थक कौन करेगा? सार्थक हमारा नौकरशाह करेगा, न्यायपालिका करेगी। तो अगर देखा जाए कि अगर नीति बनानी है, एक बात और यहाँ पे साफ जिक्र हो जाना चाहिए कि देखो, जो महत्वपूर्ण सरकारी एजेंसी है, जैसे राजनीतिक कार्यपालिका हो गया, ठीक है, विधायिका हो गया, नौकरशाही हो गया और न्यायपालिका में पूर्णतः घनिष्ठ संबंध और अंतर संबंध की आवश्यकता होती है। किसी भी नीति को अगर सफल बनाना है तो इन बेस को ध्यान रखना है। तो हमने पहली बात है कि पब्लिक पॉलिसी या गवर्नमेंट पॉलिसी क्या होता है? हमने कहा कि एक क्रियाविधि होता है। ठीक है, क्रियाविधि के माध्यम से हम क्या करते हैं? अवसर उपलब्ध कराते हैं। ठीक है,
अवसर उपलब्ध कराने के बाद हमने कहा कि अवरोध हो या समस्या हो, उस समस्या का निराकरण करते हैं। ठीक है, अपने उद्देश्यों की प्राप्ति करते हैं। और क्या बोला हमने कि क्रियान्वयन करते हैं। और इसको जब भी हमें क्या करना है, सफल बनाना है, किसी पब्लिक पॉलिसी को सफल बनाना है, तो जाहिर सी बात है कि पब्लिक पॉलिसी में होगा क्या, गवर्नमेंट पॉलिसी में क्या होगा, सरकार का कुछ ना कुछ लक्ष्य होगा प्राप्त करने का, और कुछ ना कुछ एम होगा, उसको लाने का कोई उद्देश्य होगा, लक्ष्य प्राप्त करना होगा, इसलिए पब्लिक पॉलिसी लाया जाता है। और पब्लिक पॉलिसी को बनाएगा कौन? अगर कहें कि अगर इसको सार्थकता सिद्ध करनी है, पब्लिक पॉलिसी की सार्थकता, या इसको वाकई कहें कि कहते हैं स्ट्रॉन्ग पॉलिसी हो, जमीनी लेवल पे काम हो, तो कौन कौन इसमें साथ होना चाहिए? तो हमारा कार्यपालिका होना चाहिए, कार्यपालिका, ठीक है, प्लस विधायिका, ठीक है, प्लस नौकरशाह जो आप लोग बनने जा रहे हो, और प्लस न्यायपालिका। जब इनके बीच में संबंध और अंतर संबंध बहुत अच्छा होगा तो नीति हमारा क्या होगा, ग्राउंड लेवल पे काम करेगा। जो भी नीति होगा वो ग्राउंड लेवल पे काम करेगा। बात समझ में नहीं आ रहा है, जरा सा हम एग्जांपल से समझते हैं। देखो, हम कोई भी सेक्टर ले लें, कि हम हेल्थ ही सेक्टर ले लेते हैं। हेल्थ सेक्टर में हमें पॉलिसी बनानी है, तो पॉलिसी बनाएगा कौन? विधायिका बनाएगा। ठीक है, विधायिका बनाएगा, विधायिका या अर्थात संसद बनाएगा। इसके लिए घोषणा कौन करेगा? घोषणा करेगा कार्यपालिका। और निगरानी कौन करेगा? कार्यपालिका। किस पे निगरानी करेगा? निगरानी करेगा हमारा किस पे? जो हमारा प्रशासनिक अधिकारी है, क्योंकि यही जमीनी स्तर पे कौन काम करता है? यही करते हैं काम जमीनी स्तर पे, तो इनके निगरानी ये करेगा। और फिर कुछ इनके ऊपर, कार्यपालिका या विधायिका के ऊपर, इन्हीं के पैरेलल में काम कौन कर देगा? न्यायपालिका करेगा। न्यायपालिका ऐसा देखेगा कि भाई जो पॉलिसी बनाया गया है, ऐसा तो नहीं है कि वो पॉलिसी हमारे संविधान में जो वक्तव्य दिया गया है या घोषणा किया गया है उसके अगेंस्ट में है। तो ये चेक एंड बैलेंस करेगा। विधायिका और न्यायपालिका एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस करते हैं, और फिर न्यायपालिका इनको भी क्या कर सकते हैं? ऑर्डर दे सकता है, ठीक है ना, दिशा निर्देश दे सकता है। तो इस तरह कभी भी नीति को सफल बनाना होगा, किसी भी सार्वजनिक नीति को सफल बनाना है, तो ये एजेंसी हमेशा साथ में मिलकर काम करे, तभी सफल हो सकता है। और ग्राउंड लेवल पे इनको तो बहुत अच्छा से काम करना होगा। तो हमने सार्वजनिक नीति के बारे में पढ़ लिया। कैरेक्टरिस्टिक क्या है सार्वजनिक नीति का, पब्लिक पॉलिसी का? अगर कभी बनाया जाए तो उसका कैरेक्टरिस्टिक या विशेषताएं क्या है, ठीक है ना। तो ये एक जटिल प्रक्रिया होता है। इसमें अगर बनाना होता है तो इसके बहुत सारे घटक होते हैं। देखो, कभी भी पॉलिसी बनाया जाता है तो पॉलिसी का ड्राफ्ट लाया जाता है। ड्राफ्ट लाके और वो पब्लिकली पीएमओ ऑफिस से, प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से, या कहीं से भी कोई मंत्रालय ला रहा है तो वो मंत्रालय के ऑफिस से वेबसाइट पे चिपका दिया जाएगा। और चिपका दिया जाएगा लोगों से, जो विद्वान इंटेलेक्चुअल लोग हैं उनसे कहेंगे कि भाई तुम कुछ कमेंट करो, कुछ इसमें फीडबैक वगैरह दो, और उस फीडबैक के माध्यम से हम उसको सुधार करते हैं। तो पॉलिसी बनाने के बहुत सारे घटक हैं, ठीक है ना। और पॉलिसी बनाना तो पहली बात है कि जटिल है, और इसके बहुत सारे घटक हैं। फीडबैक लूप होता है, उसे सुधार, और ये हमेशा डायनेमिक होता है, गतिशील होता है। ऐसा नहीं है कि कोई पॉलिसी, हेल्थ पॉलिसी 2017 बना दिया तो वो हमेशा चलता रहेगा। नहीं साहब, हो सकता है कि ये 2030 में इसको फिर से हमें चेंज करना होगा। ये डायनामिक होता है, ठीक है ना। और हर समय के साथ साथ स्थान को भी देख के हमें परिवर्तन करना पड़ता है। तो सार्वजनिक नीति में एक विशेषता है जटिल। दूसरा कैसा होना चाहिए? सार्वजनिक नीति गतिशील होना चाहिए, और विभिन्न घटकों का समावेशन होना चाहिए, विभिन्न कंपोनेंट का समावेश होना चाहिए। इसमें कहने का मतलब क्या, विभिन्न घटक का मतलब क्या, कि इसमें कंपोनेंट है, जैसे कि हमारे शरीर के कंपोनेंट है,
कि जब भी हम तैयार हुए तो हमारा माथा है, ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, हार्ट है, लिवर है, छोटी छोटी संस्थाएं हैं, मतलब उप संरचनाएं हैं, वो उप संरचनाएं मिलके हमको सशक्त बनाई हैं, एक बॉडी रूप दी है। वैसे ही हमारे नीति के रूप में क्या होना चाहिए, विभिन्न घटकों का समावेश होना चाहिए, क्या छोटा क्या बड़ा, सबका अपना अपना महत्व होता है, ठीक है ना। तो सामाजिक मूल्यों के कारण क्या होते हैं, हर एक समाज का एक ही जैसा मूल्य नहीं होता, मूल्य क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। इवन स्थान समय के साथ ये परिवर्तित होते रहते हैं। तो मूल्यों को ध्यान रखना है, उन्हीं के लिए बनाया जा रहा है, समाज के लिए नीति बना रहे हैं, तो हमें उन मूल्यों को ध्यान रखते हुए विभिन्न घटकों को समावेश करना चाहिए। फिर इसके ऊपर दिशा निर्देश जारी करना चाहिए, ठीक है। दिशा निर्देश जब भी पॉलिसी बनाएंगे तो पॉलिसी में हम दिशा निर्देश देंगे कि हेल्थ में हम एक टारगेट बनाएंगे। जैसे हेल्थ पॉलिसी हमारा 2017 आया तो बोला गया कि टीबी का उन्मूलन हम 2025 तक करेंगे। भाई तो हम केवल अनाउंस तो नहीं करेंगे ना, उसके लिए इस लक्ष्य को निर्धारित कर दिया कि हमने किया है। अब इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, दिशा निर्देश देंगे कि कैसे कैसे प्राप्त करेंगे, तो उसकी व्याख्या किया जाएगा दिशा निर्देश में प्राप्त करने के लिए। तो कभी भी सार्वजनिक पब्लिक पॉलिसी में ये हमेशा होना चाहिए। कार्रवाई का परिणाम, अगर कोई सार्वजनिक नीति कार्रवाई के लिए उपकरण और परिवेश का निर्माण करती हैं, कि अगर मान लो कि कैसे उपकरण का निर्माण करती हैं, जैसे हम कहें कि हमने कहा कि बेटी लिंगानुपात कम हो रहा है, लिंगानुपात कम हो रहा है, सपोज दैट अभी तो ऐसी स्थिति नहीं है, लेकिन सेक्स रेशियो कम हो गया। सेक्स रेशियो कम होने से हमें माइंड में खटका कि यार ये सेक्स रेशियो कम क्यों हो रहा है। उसके लिए हमने एक टारगेट बनाया और फिर से हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना स्टार्ट कर दिया। ये योजना स्टार्ट करने के बाद हमने इसकी कार्रवाई की क्या कि कार्रवाई के लिए हमने उपकरण तैयार किए, जैसे कि बच्चियों को, जो स्टूडेंट है, फीमेल हैं, जो लड़की हैं, उनका बर्थडे मनाएंगे, ठीक है। इनको प्रोत्साहन करेंगे, कहाँ पे, राज्य के स्तर पे, जिला के स्तर पे प्रोत्साहन करेंगे। फिर इनके परिवार को हम क्या करेंगे, परिवार को प्रोत्साहित करेंगे, ठीक है ना। कुछ योजना लेके आएंगे कि परिवार भी प्रोत्साहित हो, तो उत्साहित ना हो कि लड़की हो गई है और उसको बोझ न ले, मनोभाव को चेंज करेंगे। ये हमारा उपकरण हो गया ना। तो उपकरण का निर्माण करेंगे, कोई भी कार्रवाई का परिणाम प्राप्त करने के लिए हमें उपकरण का निर्माण करना होगा। तो ये बात समझ में आया कि हमें कैरेक्टरिस्टिक बताना हो तो कैसे बताएंगे, कि क्या होना चाहिए कैरेक्टरिस्टिक। पब्लिक पॉलिसी बनाने के लिए जटिल होना चाहिए, गतिशील होना चाहिए, विभिन्न घटकों का समावेशन होना चाहिए, दिशा निर्देश जारी करना चाहिए, और कार्रवाई के लिए, परिणाम के लिए एक उपकरण हमें क्या करना है, निर्माण करना चाहिए। फिर संभावित साधनों का सर्वोत्तम, जितने संसाधन उसमें साधन यूज होंगे उनका सर्वोत्तम उपयोग करेंगे। जब साधन अच्छा उपयोग करेंगे तो साध्य भी हमारा या अंतिम लक्ष्य भी हमारी अच्छी प्राप्त होगी, ठीक है ना। फिर भविष्य उन्मुखी होना चाहिए, फ्यूचर को ध्यान देते हुए, फ्यूचर उनका बहुत अच्छा हो वैसी नीति निर्माण होना चाहिए। फिर सार्वजनिक हित के लिए क्या बनाना चाहिए, पॉलिसी बनाना चाहिए सार्वजनिक हित में, और व्यापक परामर्श होना चाहिए। जब भी पॉलिसी बनाए तो हमने बताया ना कि पीएमओ वगैरह क्या करता है, परामर्श ही तो लेता है कि अपने साइट पे डाल दिया तो वो पब्लिक क्या करती है, उस पे कमियां निकालती है और फीडबैक देती है, तो वो क्या करते हैं, सुधार करते हैं, फिर लेके आते हैं। तो वो व्यापक परामर्श होना चाहिए हर एक तबके का, चाहे औद्योगिक समाज हो, चाहे मतदाता हो, इंटेलेक्चुअल हो, सांसद हो, नौकरशाह हो, राजनीतिक दल हो, अधिकारी हो, न्यायपालिका हो, कोई भी हो, इस सब के द्वारा क्या किया जाएगा, इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और सबका राय लिया जाता है, परामर्श लिया जाता है। तो ये बनाने का हमारा घटक होता है कि कैसे बनता है। तो हमने समझ लिया कि कैसे बनता है। कभी पॉलिसी बनाना है, आप चूंकि पॉलिसी बनाओगे, एक समय आएगा कि आप भी सेलेक्ट होगे, पॉलिसी निर्माण में करोगे, तो आपके अंदर कैरेक्टरिस्टिक एकदम बिल्कुल ध्यान में रहना चाहिए कि जटिल कंपोनेंट और फीडबैक लूप लेना चाहिए कि हम कैसे होंगे, कि बनाने के लिए कंपोनेंट हो और कंपोनेंट का फीडबैक हो, फिर से हम कंपोनेंट को सुधार करें, कंपोनेंट फिर फीडबैक लूप, ये लूप चलना चाहिए। जटिल प्रक्रिया है। कंपोनेंट में बहुत सारे कंपोनेंट हो सकते हैं, ठीक है ना। ये एक प्रक्रिया गतिशील होना चाहिए, गत्यात्मक होना चाहिए, ठीक है ना। तीसरा, विभिन्न घटकों का समावेशन होना चाहिए, दिशा निर्देश जारी करना चाहिए, कार्रवाई के लिए, परिणाम को प्राप्त करने के लिए
उपकरण तैयार करना चाहिए, संभावित संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग करना चाहिए, भविष्य उन्मुखी होना चाहिए, जो भी पॉलिसी बनाया जाए सार्वजनिक हित में बनाया जाए, व्यापक परामर्श लिया जाए, तब जाके हमारा एक कोई पब्लिक पॉलिसी बनती है। ठीक है ना। अब देखो पब्लिक पॉलिसी की बात कि सार्वजनिक नीति के प्रकार कितने होते हैं, टाइप्स ऑफ पब्लिक पॉलिसी कितनी होती हैं। तो अब देखो टाइप ऑफ में देखा जाए तो एक सब्सटेंटिव होता है या मौलिक होता है। इसमें क्या होता है कि समान कल्याण की बात की जाती है, समाज के, जैसे समाज का विकास करना है, इसमें क्या समाज का विकास हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, शिक्षा के प्रावधान होंगे, ठीक है, रोजगार होगा या आर्थिक रूप से प्रोत्साहन होगा या आर्थिक उन्नति की बात होगी। ठीक है ना। तो इस सारी की बातें इसमें होगा, प्रदूषण विरोधी बातें होंगी। तो ये मौलिक जो होंगे, फंडामेंटल राइट्स होंगे, वो फंडामेंटल राइट से जुड़े हुए अधिकार नीति बनाई जाती है। मौलिक फंडामेंटल राइट को, ह्यूमन राइट को या भविष्य में जो राइट प्राप्त होने वाले हैं डीपीएसपी, उनको ध्यान में रखते हुए हम सब्सटेंटिव पॉलिसी बनाते हैं। जैसे शिक्षा का अधिकार देना, रोजगार अवसर उपलब्ध कराना, आर्थिक वृद्धि करना, जैसे कोई प्रदूषण विरोधी कार्य को रोकना, ये सब आते हैं हमारे मौलिक में। रेगुलेटरी में या विनियामकी में क्या आते हैं, तो हम जैसे व्यवसाय कर रहे हैं या सुरक्षा जैसे नीति है, उन सबको हम लाएंगे तो इनके ऊपर व्यवसाय करने के लिए कोई रेगुलेटरी तो होना चाहिए ना, कि व्यवसाय करे तो वो कुछ नियम के आधार करे, इन पे कोई नियंत्रण करे, कोई निगरानी करे, तो रेगुलेटरी टाइप की पॉलिसी बनाई जाती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए ले लें कि LIC है, ठीक है, RBI है, इरिडा है जो बीमा के लिए बनाते हैं, सेबी है जो प्रतिभूतियों के लिए है। तो ये क्या है, रेगुलेटरी बॉडीज हैं, ये लोग बनाते हैं और इम्प्लीमेंटेशन करते हैं अपने जो अधीन कार्यालय होता है या विभाग होता है। फिर क्या होता है, विभाजनीय रूप से बनाया जाता है। विभाजनीय रूप से बनाए जाने का मतलब क्या, कि देखो ये बात को समझो कि समाज के विशेष भागों के लिए, जैसे कि कोई क्षेत्र कट गया हो, जैसे नॉर्थ ईस्ट कट गया, अब नॉर्थ ईस्ट कट गया है तो वहां पे हमें भी सुविधाएं तो पहुंचानी है साहब, वहां भी हमें उनका भी तो विकास करना है। तो उनके लिए अलग अलग विभाजन करके, मतलब वो भारत है तो भारत को कई टुकड़े में बांट के, कि देखेंगे कि नॉर्थ वाले बहुत कम डेवलप्ड हैं तो उनके ऊपर कुछ ज्यादा फोकस करेंगे, साउथ वाले ज्यादा डेवलप्ड हैं तो उनको हम कम विकास पे फोकस करेंगे, नॉर्थ वाले पे होंगे, साउथ वाले पे कुछ और ध्यान देंगे। तो हम विभाजनीय तरीके से पॉलिसी बनाते हैं। एक होता है पुनर्वितरण या रिडिस्ट्रीब्यूशन टाइप का होता है। इसमें क्या होता है कि नीतियों को हम बुनियादी सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन लाने से के लिए करते हैं, रिडिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। जैसे संसाधन है, उन संसाधनों का वितरण करते हैं। संसाधनों का वितरण कैसे करते हैं कि हमें, जैसे कि एक और बात बता दूं कि हमारा ये भारत है, भारत के नॉर्थ में संसाधन क्या है, संसाधन बहुत कम है, ऐसा कर दे, संसाधन कम है, यहाँ संसाधन युक्त है। तो संसाधन युक्त है तो पुनर्वितरण करेंगे कि कुछ ऐसी पॉलिसीज लेके आएंगे कि नॉर्थ वालों के भी काम पूरा हो जाए और साउथ वालों का भी काम पूरा हो जाए। जो नॉर्थ में संसाधन अधिक होगा वो साउथ वालों को देंगे, जो साउथ वालों का होगा वो नॉर्थ में देंगे। इसी को बोलते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन। और यहाँ पे पढ़ना नहीं, जो सेवा अनुपातिक रूप से विभाजित किया जाए। जैसे सपोज करो कि लद्दाख में तो हमारा खाद्यान्न तो उत्पन्न नहीं होता है, लेकिन लद्दाख में बहुत सारी चीजें जैसे नट वगैरह बहुत अच्छे उत्पादन होते हैं, एप्पल वगैरह की भी उत्पादन होता है। तो वहां से उत्पादन करके हम इधर डिस्ट्रीब्यूट करें और लद्दाख को खाद्यान्न यूपी दे और यूपी ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन, तो रीडिस्ट्रीब्यूटिव होता है। नेक्स्ट क्या होता है, कैपिटलाइजेशन या पूंजीकरण की बात होती है। क्या होता है कि सरकार क्या करेगा, अपने स्थानीय शासन को चलाने के लिए, जैसे राज्य है तो राज्य को अपने लोन ले सकता है, सहायता ले सकता है, वित्तीय सब्सिडी वगैरह का देख के उसको पूंजीकरण देंगे कि अपना कैपिटल देंगे तभी तो वो अपनी नीतियों को क्या करेगा, लागू करेगा। ठीक है ना। तो कैपिटल प्रोवाइड करेंगे एनी हाउ, नीतियों को लागू करने। चाहे हम लोन के लिए उसको हम कह देंगे यूपी को लोन नहीं मिल रहा है तो हम कह देंगे कि अरे हम बैठे हैं, सेंटर बोल दे, ऐसा हो जाएगा। तो कहने का मतलब कि नीतियां हमेशा कैसा होता है, एक पूंजी को प्रोवाइड करना,
पूंजी दे देना, तो वो अपना हर एक सेक्टर में पूंजी लगाता रहे और नीतियां बनाते रहे। तो पूंजी बनाने के लिए पॉलिसी बनाना, फिर संसाधनों को रिडिस्ट्रीब्यूट करना, विभाजन के रूप में नीति बनाना, एक रेगुलेटरी नीति बनाना, एक मौलिक नीति। तो ये हमारी नीतियों का क्या हो गया, प्रकार हो गया। ठीक है ना, बात समझो, इजी वे में समझो और इजी वे में लिखो। वहां पे ये बातें मत छापने लगना कि हमने ये लिखा है। इजी वे में मौलिक अधिकार या सीधे सीधे बोल दो, मौलिक और मानव अधिकार से संरक्षित करने के लिए जो पॉलिसी बनाया जाता है वो मौलिक होता है या सब्सटेंटिव पॉलिसी होता है। रेगुलेटरी पॉलिसी क्या होता है, वो रेगुलेट करने के लिए होता है। जैसे एग्जांपल दो, इरिडा बीमा के लिए रेगुलेट करने के लिए है। मॉनेटरी पॉलिसी देखते हो ना कि आरबीआई बनाते हैं, तो वो भी तो पॉलिसी है ना, तो वो रेगुलेटरी पॉलिसी है साहब। ठीक है ना, एलआईसी भी वैसे बनाते हैं। एलआईसी तो ऐसे नहीं बनाएगा, चूंकि बीमा है तो इरिडा के में आ जाएगा। ठीक है ना, इरिडा में आ जाएगा। अब वैसे ही डिस्ट्रीब्यूटिव बनाया जाता है, डिस्ट्रीब्यूटिव बनाया जाता है पॉलिसी। जैसे डिवाइन पॉलिसी लेके आया गया नॉर्थ ईस्ट को क्या करने के लिए, डेवलप करने के लिए, तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया। रीडिस्ट्रीब्यूटिव में क्या कि हम पॉलिसी ऐसे बनाएंगे कि संसाधनों को अनुपातिक रूप से क्या करेंगे, सुव्यवस्थित करेंगे, और पूंजीकरण में कैपिटल देंगे, कैपिटल मुहैया कराएंगे। वित्तीय सब्सिडी दी जाती है इसमें राज्य और स्थानीय सरकारों को। ठीक है ना, तो केंद्र सरकार द्वारा दिया जाता है, तो वो पूंजी उपलब्ध कराएंगे। तो इस तरह के हमारे क्या हो गए, इतने टाइप के क्या हो गए, पॉलिसीज हो गए। पॉलिसीज बनाई जाती हैं। तो पॉलिसी के प्रकार भी समझ में आया कि पॉलिसीज कैसे बनती हैं और उसके प्रकार क्या है। ठीक है ना, तो ये आप लोग को डाउट नहीं होना चाहिए कि क्या है। फिर से एक बार देखो, हम मौलिक पॉलिसी बनाते हैं, विनियामकी पॉलिसी बनाते हैं, विभाजनीय पॉलिसी बनाते हैं, पुनर्वितरण और पूंजीकरण पॉलिसी बनाते हैं। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। भारत में सार्वजनिक नीति की बात करें तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में सार्वजनिक नीति कैसी रही। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने नियोजित आर्थिक विकास किया था, प्लानिंग कमीशन जिसे बोलते हैं, प्लानिंग के तहत। ठीक है, नियोजित आर्थिक विकास का चयन किया गया था। और नियोजित अर्थव्यवस्था में हमेशा ध्यान रखना कि नियोजित अर्थव्यवस्था में राज्य को सार्वजनिक नीति की सहायता से विभिन्न गतिविधियों को क्या किया जाता है, माध्यम से समाज को आगे बढ़ाया जाता है, आकार दिया जाता है, सक्रियकर्ता के रूप में माना जाता है। जैसे प्लानिंग का मतलब क्या कि हम प्लानिंग कर लिए कि साहब इस बार 2023 में हम निकाल लेंगे, तो हम अपने आप को साधन तो कुछ ही यूज करेंगे निकालने के लिए, तो हमारा टारगेट बन गया। तो वैसे ही प्लानिंग कमीशन बनाया गया, तो उसमें टारगेट बनाया जाता है और उस टारगेट को अचीव करने के लिए विभिन्न प्रकार की पॉलिसियां लाई जाती थी। ठीक है ना, और वो पॉलिसियां लाके हम अपने टारगेट को अचीव करते थे। ये बात समझ में आ गई। भारत में अगर देखा जाए तो योजना आयोग था पहले, प्लानिंग कमीशन जिसको प्लानिंग के तहत प्लानिंग बनाता था। अब क्या आ गया, नीति आयोग आ गया। तो पंचवर्षीय योजनाएं बनाए जाते थे। जैसे पंचवर्षीय योजना में टारगेट क्या रखा जाता था, जैसे कि हम एक बात बता रहे हैं कि फर्स्ट पंचवर्षीय योजना में टारगेट ये था कृषि के उत्पादन को बढ़ावा देना। तो पहले में कृषि था, दूसरे में प्लानिंग कमीशन में क्या था, उद्योग था। तो हम अपने टारगेट डिसाइड कर रहे हैं, उसके बाद हम अपनी पॉलिसीज लेके आ रहे हैं। तो प्लानिंग कमीशन की बात समझ में आया। तो ऐसा हमने किया था। नीति दो प्रकार की हो सकती है, एक विनियामकी हो सकती है, रेगुलेटरी हो सकती है, दूसरा विकास प्रेरक हो सकता है। ठीक है, देखो विकास प्रेरक और विनियामकी को समझना है। हम विनियामकी में, रेगुलेटरी में क्या करते हैं, रेगुलेटरी में हम कहते हैं ना कि रेगुलेट करते हैं। तो एक तरफ से उद्यमी हो या जो उद्यमी होते हैं उनके दायरे को हम क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं। तो दूसरी तरफ विकास प्रेरक में जो महिलाओं को दबाया जा रहा है, तो उस महिलाओं को हम प्रोत्साहित करते हैं। जैसे कि 3 तलाक का अधिनियम लाके दहेज को हतोत्साहित करके हम क्या कर रहे हैं, विकास प्रेरक काम कर रहे हैं, पॉलिसीज ला रहे हैं। उद्यमी को नियंत्रण करने के लिए रेगुलेटरी ला रहे हैं, विकास प्रेरक के लिए हम समाज की बात कर रहे हैं। बात समझ में आया ना। तो पहला लक्ष्य क्या होना चाहिए,
भारत में सार्वजनिक नीति का पहला लक्ष्य क्या था? तो हमारा सामाजिक आर्थिक विकास करना था। पहला लक्ष्य यही था कि सामाजिक आर्थिक विकास होगा तो सब कुछ, ये अगर हो गया तो सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए पंचवर्षीय योजना स्टार्ट किया गया। देख से कृषि क्षेत्र में पहला था, दूसरा क्या था? दूसरा हमारा उद्योग पे था, ठीक है ना। तो इसी तरह करके हम कहाँ तक आ गए? कृषि के उत्पादन बढ़ाए, रक्षा पे निर्यात बढ़ाया, सार्वजनिक विकास किया, सतत विकास की तरफ, तीव्र विकास की तरफ, समावेशी विकास की तरफ, ऐसे ऐसे हम अवधारणाएं लेके आए और उसको साकार करने की तरफ आगे बढ़े, ठीक है ना। एक पंचवर्षीय योजना से 5 ईयर प्लान को लेके आए, ठीक है ना। अपना टारगेट हम वैसे करते रहे। तो ये हमारा जो हम पीछे छोड़ दिए थे वो। आज दूसरा है, बहुत छोटा सा लेक्चर है। तो नियोजित विकास की उपलब्धियां क्या रही? जो भी हम प्लान डेवलपमेंट किए, ये थर्ड पेपर का सीधे सीधे है, लेकिन हम यहाँ पे बता दे रहे हैं सार्वजनिक क्या क्या रहा। तो विकास की उच्च दर रहा। जैसे हम 2010 में 8.5 जीडीपी ग्रोथ रही, 8.5%, ठीक है ना। तो ये ग्रोथ रहा, तो विकास की उच्च दर हमारे प्राप्त हुई। राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई। राष्ट्रीय आय में देखा जाए कि स्वतंत्रता के बाद राष्ट्रीय आय हमारा बहुत कम था, और जब हम इकोनॉमी की बात करेंगे तो आंकड़े से बात करेंगे। बस इतना समझो कि राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई। सामाजिक जो अवसंरचना था, स्ट्रक्चर था, उसमें चेंज हुआ। जैसे जो महिलाओं और पुरुषों का जीवन प्रतिशतता क्या हुई? बढ़ी। शिक्षा दर क्या हुआ? बढ़ा। स्वास्थ्य में काफी सुधार हुआ। तो ये सामाजिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, स्ट्रक्चर में चेंज हुआ। कृषि में आत्मनिर्भर, 1960 से पहले हम आत्मनिर्भर नहीं थे, हम खाद्यान्न को आयात करते थे। लेकिन जैसे ही हरित क्रांति आया, हरित क्रांति के बाद हम क्या हो गए? आत्मनिर्भर हो गए। ये भी प्लानिंग कमीशन का ही देन था। बचत और ब्याज में देखें तो बचत और ब्याज भी हमारा बढ़ गया। पहले जैसे घरेलू उत्पाद में 8 से 9% बचत था, कब? 50 से 51 के बीच में। अभी क्या है? लगभग 30% है। तो कितना बढ़ गया बचत में, ठीक है ना। हम आत्मनिर्भर हो गए, ठीक है। विदेशी निवेश के आकर्षण के रूप में जगह लेने लगे। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि बहुत सारे हमने प्लानिंग कमीशन की उपलब्धियां, इसको डिटेल में और देखेंगे इकोनॉमी में, क्योंकि वहां पे सिलेबस है। आप पढ़ा रहे थे सार्वजनिक नीति, तो वहां पे बताया था। विफलताएं क्या है? तो आर्थिक असमानता और सामाजिक न्याय। ऑक्सफैम का कोट करो कि 1% वालों के पास 73% क्या है? धन है। बेरोजगारी मतलब जॉबलेस ग्रोथ बढ़ा। उत्पादन के क्षेत्र में धीमी गति हो गई। भूमि का विखंडन हो गया। अप्रभावी प्रशासन हो गया, गवर्नेंस अप्रभावी रहा। प्रतिक्रिया, निगरानी, मूल्यांकन हेतु कोई तंत्र नहीं। जीवन स्तर देखो तो आज भी 21.9% सचिन तेंदुलकर के हिसाब से, सचिन तेंदुलकर बोल रहे हैं, वाह वाह वाह, तेंदुलकर के हिसाब से 21.9% क्या है? गरीब लोग रहते हैं। तो उनकी जीवन स्तर समझ सकते हो। स्वास्थ्य के सेक्टर में अगर अभी कोविड आया था तो वो उजागर कर रहा है कि कैसा जीवन स्तर था, ठीक है। तो ये विफलताएं हैं। अब भारत की सार्वजनिक नीति के निर्माण की कमजोरियां क्या है? तो अब ये बात हमारी आती है गवर्नेंस की, कि सोच और कार्रवाई में तारतम्यता नहीं है। भाई हमने सोचा पॉलिसी बनाने के लिए, बहुत बढ़िया सोचा था कि हम ऐसा ऐसा काम कर लेंगे, लेकिन कार्य कौन करेगा? नीचे जो हम लोग बार बार कहते हैं कि प्रशासन के स्तर पे प्रशासनिक अधिकारी ग्राउंड लेवल पे ही कार्य नहीं करते हैं, अर्थात क्रियान्वयन की कमी है। कोई नीति बनाया जाता है, योजना बनाया जा रहा है, तो हम लोग पहले ही आंख बंद करके बोलते हैं कि क्रियान्वयन में, तो सोच और कार्रवाई में कोई इनमें तारतम्यता नहीं देखती है। नीति निर्माण और कार्यान्वयन के मध्य में अति व्यापन है। नीति निर्माण बनाया जाता है, हम टारगेट देते हैं कि 2022 तक किसानों का आमदनी क्या कर देंगे? दोगुना कर देंगे। भाई साहब जमीनी स्तर पे आके देख लो, आज भी किसान क्या कर रहे हैं? आत्महत्या कर रहे हैं। तो दोगुना की बात तो छोड़ो, इनकी आत्महत्या को रोको। क्रियान्वयन की नीति निर्माण और क्रियान्वयन के मध्य बहुत ज्यादा गैप है यार। अत्यधिक केंद्रीकरण, सेंटर ज्यादा डोमिनेंट हो रही है, अत्यधिक केंद्रीकरण हो गया है। भाई कभी भी चीज को देखो, एक रूल जान जाओ, जब भी साइंस पढ़ते हो ना, या आप लोग पढ़ाते होगे बच्चों को, तो एक रूल जान जाओ कि अगर किसी की सरफेस एरिया ज्यादा बढ़ा दे या क्षेत्रफल हम बढ़ा दे,
ठीक है ना, क्षेत्रफल बढ़ा देंगे तो उस पे ज्यादा लोग होंगे। जैसे कि हम कहें कि एक टेबल छोटा सा बनाए और एक टेबल इतना है, तो कि अगर कहेंगे कि इस पे कितने लोग खड़े होंगे तो एक आदमी खड़ा होगा, लेकिन इस पे कितने होंगे, 10 लोग खड़े होंगे। तो क्षेत्रफल बढ़ने से एक्शन बढ़ जाता है, लोगों का एक्शन बढ़ जाएगा, क्षेत्रफल बढ़ेगा, एक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है ना। अगर कोई चीज हम कर दें, सेंट्रलाइज ना करें, विकेंद्रित करते हैं, तो लोगों के अधिकार, पावर क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। और पावर बढ़ जाते हैं तो वो अपने लेवल पे काम करता है, अपने लेवल पे। कहते हैं ना कि बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, तो वो बूंद अगर अच्छा काम करने लगे तो सोचो कि वो पूरा एरिया कितना अच्छा हो जाएगा। जैसे गरीबी खत्म करना है, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। अगर सेंटर चाहे कि हम गरीबी खत्म कर दें तो ये इम्पॉसिबल है जब तक राज्य न चाहे। अब राज्य 28 राज्य हैं, अब ये 28 राज्य क्या चाहेंगे कि गरीबी खत्म हो जाए तो खत्म हो जाएगा ना साहब, तब भी नहीं हो सकता जब तक पीआरआई नहीं चाहे। तो पीआरआई को अगर हम पीआरआई के लेवल पे एक छोटा सा इकाई माने, पीआरआई को सशक्त कर दें, यहां से गरीबी दूर करें, एक एक पीआरआई को पकड़ के गरीबी दूर करें, तो राज्य में गरीबी दूर होगा, और राज्य में गरीबी दूर होगा तो सेंटर से भी दूर हो जाएगा। ये अवधारणा है कि केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए। गैर सरकारी आगत मतलब इनपुट और सूचित विचार विमर्श का अभाव है। तो गैर सरकारी जो भी एनजीओ हैं, वो एनजीओ हैं, वो उनके बारे में कुछ हेल्प नहीं मिलता है, मतलब एनजीओ के बारे में कोई पारदर्शिता नहीं है, सीधी बात है। नीति निर्माण से पूर्व व्यवस्थित विश्लेषण एकीकरण का अभाव है। तो नीति निर्माण से पहले हमें व्यवस्थित विश्लेषण करना चाहिए कि क्या चीज की कमी है, क्या है। ऐसी थोड़ी नीति बना जाएगा, विश्लेषण करें, विश्लेषण करने के बाद हम उनको क्या करेंगे। देखो कभी भी प्रहार कैसे किया जाता है ना, अगर हम लोहे का मोटा रॉड लें और पेनिट्रेट कराएं स्किन में तो नहीं होगा, लेकिन एक सुई पतली सी होती है और वो प्रहार कर जाती है, मतलब वो पेनिट्रेट कर जाती है। इंजेक्शन जब भी लगाओगे तो पतली से सुई इंजेक्शन घुस जाएगी, लेकिन वही लोहा का इतना मोटा रॉड लेके घुसाना चाहे तो वो घुसेगा नहीं मसल में, ठीक है ना। तो एकीकृत का करने का मतलब यही फायदा है कि वो पेनिट्रेट करेगी, कहां तक, निचले लेवल तक करेगी, नीचे लेवल तक करेगी। वही बात है, नीचे लेवल तक पेनिट्रेट करेगी, और नीचे लोग जब सशक्त होंगे तो ऊपर के लोग भी सशक्त होंगे। तो विश्लेषण करो, और विश्लेषण के साथ साथ एकीकरण नहीं, एकीकरण करो। एकीकरण करने का मतलब ये नहीं कि आप भाई कौशल विकास योजना को ले लो, तो कौशल विकास योजना को, जितने भी कौशल विकास योजनाएं चल रहे हैं, एक निगरानी पोर्टल होना चाहिए, एक निगरानी तंत्र होना चाहिए, और इसके ये एकीकृत होगा, ये रिस्पॉन्सिबल होगा सर्वोसर्वा की कौशल विकास हो रहा है, वो तंत्र देख रहा है कि कौशल विकास हम सही दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, तो ये एकीकृत होगा। मतलब कहने का मतलब है कि ये सारी चीजों को, अम्ब्रेला को जो टिप होता है ना, ये टिप गवर्न करने वाला होता है, और ये सारी चीज यहाँ पे जाके एकीकृत हो जाए, एकीकरण हो जाए, तो वो पेनिट्रेशन लेवल बढ़ जाता है। विश्लेषण की बात होनी चाहिए। फिर साक्ष्य आधारित शोध का अभाव है। भाई हम रिसर्च ही नहीं करते हैं, जैसे हम एक बात बताएं, इंटरेस्टिंग बात बताते रहे कि एंथ्रोपोलॉजी हमारा रहा सब्जेक्ट क्यों इंटरेस्टिंग है, ये भी बता दे रहे हैं कि किसी समाज का विकास बिना एंथ्रोपोलॉजिस्ट के नजरिए से नहीं हो सकता, किसी भी समाज का, क्योंकि वो संस्कृति को बहुत समझता है, बहुत बढ़िया से संस्कृति को समझता है और समाज को भी समझता है। और समाज में डिफरेंट टाइप के समाज, डिफरेंट टाइप के संस्कृति को लेकर बैठा हुआ है। जैसे एग्जाम्पल हम देते हैं कि ये बार बार हम जो चिल्लाते हैं ना कि एसटी को जो जनजाति हैं उनमें शिक्षा दर कम है, तो साहब आप डंडा लेके तो नहीं पढ़वा सकते, डंडा ही लेके नहीं पढ़वा सकते हो जब तक इसको विश्लेषण नहीं करोगे कि क्यों शिक्षा दर कम है। शिक्षा दर इसलिए कम है साहब कि एसटी को अगर किसी बाहर के कम्युनिटी हो वो उसके कैरेक्टर में है, वो मुख्य धारा के लोगों से बात ही नहीं करना चाहते, तो टीचर रखोगे तो वो बात ही नहीं करेगा, तो सीखेगा खाक, पहली बात। दूसरी बात कि उनकी संस्कृति में है कि अगर कोई अवहेलना करे, अवहेलना मतलब उनके कोई गॉड होते हैं अपने,
स्थानीय लेवल पे गॉड होते हैं, और वो मानते हैं कि शिक्षा क्या है, अगर वो बाहरी लोगों से शिक्षा लेंगे तो ये गॉड हमको क्या करेगा, श्राप देगा, तो वो शिक्षा लेने जाएंगे। दूसरी बात। तीसरी बात, जब तक हम एसटी जो समुदाय है उसका लैंग्वेज हम इन्वॉल्व नहीं करेंगे, वो कौन सी भाषा में पढ़ता है उस लैंग्वेज को इन्वॉल्व नहीं करेंगे तो शिक्षा दर कम नहीं होगा साहब, बिल्कुल होगा। फिर हम कहें कि अगर इसके ग्रुप के टीचर ना हो, मतलब एसटी ट्राइब को जो समझने वाला है उसी ट्राइब का टीचर हो, तो वो लड़के प्रोत्साहित होंगे आने के लिए। लेकिन टीचर आज तक देख लो जनजातियों के कितने टीचर हैं पढ़ाने के लिए। और फिर स्कूल तुम कर दो 5 किलोमीटर, वो रहते हैं फॉरेस्ट एरिया में, फॉरेस्ट का सबसे ज्यादा लगाव है, और 5 किलोमीटर वो जाएंगे नहीं, वो वन छोड़ के नहीं जाएंगे साहब। तो ये विश्लेषण है जब भी शिक्षा की बात करेगा। वो कौन बताएगा, एंथ्रोपोलॉजिस्ट बताएगा ना कि भाई ऐसा कल्चर है तो उनको कल्चर के मिथ को तोड़ना होगा ना आपको। भाई यही बोला जाता है कि आप उनके जो ट्राइब्स हैं उनमें से जो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा है उसको प्रशिक्षित करो, और उसके अधीन में उन लोगों को पढ़ाने के लिए प्राथमिक सेक्टर उन्हीं के एरिया में खोलो। तो देखो शिक्षा दर कैसे खट से बढ़ता है। तो ये हम बात कर रहे हैं कि हमें शोध का अभाव है। ये हमने एक एग्जाम्पल लिया, ऐसे तमाम बहुत सारे एग्जाम्पल हैं सोसाइटी में। जब बात करेंगे तो कुछ ना कुछ याद दिलाओगे तो हम बहुत सारे केस स्टडी बता सकते हैं, ठीक है ना। राजनीतिक रूप से प्रेरित नीतियां। अब राजनीतिक रूप से प्रेरित जैसे आरक्षण है, आरक्षण का साहब कितने लोग का लाभ, जिसको चाहिए उसको लाभ नहीं मिलता है, उसका मूल्यांकन नहीं होता है। तो ये राजनीतिक रूप से प्रेरित आरक्षण चला जा रहा है, लोग और भी मांग रहे हैं। दूरदर्शिता का अभाव, जो भी हम नीति बना रहे हैं तो शॉर्ट टर्म के लिए बना रहे हैं। हमारे एक नीति आयोग के आने से एक फायदा हुआ कि वो दूरदर्शिता डायमेंशन ये अप्रोच लेके चल रहा है, अदरवाइज नहीं है, दूरदर्शिता का अभाव, ठीक है। तो ये हमारा कमजोरियां हैं कि सोच और कार्रवाई में तारतम्यता नहीं है, नीति निर्माण और कार्यान्वयन के मध्य अति व्यापन है, अति अधिक केंद्रीकरण है, गैर सरकारी आगतों और सूचित विचार विमर्श का अभाव है, नीति निर्माण से पूर्व व्यवस्थित विश्लेषण और एकीकरण का अभाव है, साक्ष्य आधारित शोध का अभाव है, राजनीतिक रूप से प्रेरित नीतियां होती हैं, दूरदर्शिता का अभाव, ये सारी कमियां हैं। अच्छा साहब, हम जो बोल रहे हैं, हम एग्जाम्पल वो सब नोट्स में नहीं मिलेगा, आप लोग बस समझाने के लिए बोलते हैं, इतना बोल बच्चन करते हैं। सुदृढ़ बनाना तो क्या करें, तो भाई कहते हैं ना कि वन साइज कभी भी सभी को फिट नहीं आ सकता। आप मतलब आप ही के घर में एक कपड़ा खरीदें, आपके बेटों को भी पहनने के लिए दें, आपको भी दें, आपके हस्बैंड को दें, या जिनकी शादी नहीं हुई है उनके भाई के दें, सबको एक ही कपड़ा पहना है, तो क्या फिट आएगा? नहीं आएगा, नहीं आएगा ना। तो हमें हर एक का सेक्टर वाइज विखंडन कर देना चाहिए, सेक्टर वाइज विखंडन करके, सेक्टर वाइज बांट के, क्षेत्र वाइज बांट करके, उनकी कमियों को पहचान करके फिर हमें पॉलिसी बनाना चाहिए। बात समझ में आ रहा है? कमियों की पहचान करके, पहली बात तो विखंडन में विखंडन करके करना चाहिए, ये बात है। दूसरी है विखंडन में कमी करके, इसमें जैसे विखंडन में कमी करके एक तो सेक्टर वाइज बनाना चाहिए। विखंडन में कमी का मतलब कि सचिव एक ही काम के लिए सचिव बनाए रहे हैं, फिर उप सचिव बनाए रहे हैं, फिर मतलब बहुत सारे तमाम चीजों को ये क्या कर दे रहे हैं, बांट दे रहे हैं। तो एक आदमी अगर निगरानी करने वाला हो तो वो ज्यादा बेटर है। जैसे कि इसमें बोला है कि कुछ सचिवों की नियुक्ति करके प्राप्त किया जा सकता है, उनमें से प्रत्येक मौजूदा क्षेत्र में से एक से अधिक को संभाल सकते हैं, ऐसा हो सकता है। तो विखंडन को हम क्या कर दें, कम कर दें, सचिव के लेवल पे एकीकरण की बात, सीधी बात है कि एकीकरण कर दें, ठीक है। क्रियान्वित प्राधिकरण के कार्यान्वयन और विकेंद्रीकरण से नीति निर्माण को पृथक कराना, कि क्रियान्वित प्राधिकरण के कार्यान्वयन हो, विकेंद्रीकरण के से मतलब सीधी बात है कि एक बात करें, हम इतनी बोल बच्चन पे ना जाएं कि सुदृढ़ बनाने के लिए क्या करें, विकेंद्रित करें। जो हमने पीछे बोला है अब वही बोलते हैं, यहाँ पे कोई बड़ा बात नहीं है। यहां से देखो सीधे सीधे यहाँ पे सुझाव देना है तो क्या करना चाहिए। पहली बात कि सोच और कार्रवाई में तारतम्यता कर दें। नीति निर्माण और कार्यान्वयन के मध्य में जो अति व्यापन है उसको हम खत्म करें। कैसे करें? प्रशासन को
जागरूक करके, संवेदनशील बना के, ठीक है, उनकी निगरानी तंत्र बना के। अत्यधिक केंद्रीकरण ना करें, बल्कि विकेंद्र करें। सेक्टर वाइज हम क्या करें, सेक्टर वाइज कमियों को पहचान करके बनाएं। फिर नीति निर्माण से पूर्व विश्लेषण करें, उसके बाद एकीकरण करें, शोध करें, ठीक है, राजनीतिक रूप से प्रेरित नहीं करें, दूरदर्शिता के रूप में देखें। तो यहीं से सुझाव मिल जाएंगे ना आपको। क्यों हम बहुत लंबे चौड़े जाएं, उसमें एक आध बहुत बढ़िया बोल दो। सरकार के बाहर से एकीकरण और ज्ञान के प्रभाव में सुधार हो, तो ये हम क्यों इतना बोल बचन करें जो हमें लिखने में दिमाग का दही कर दे। तो हमेशा इजी वे में व्यक्त करना चाहिए। नीति निर्माण तथा क्रियान्वयन में नागरिक समाज की भूमिका क्या है। अब देखो, नीति निर्माण तथा क्रियान्वयन में नागरिक समाज, और नागरिक समाज बहुत व्यापक है। तो अगर एनजीओ बोल दे तो भी वही कहानी होगा जो यहाँ पे बोल रहे हैं। हित समूह को बोल दें तो हित, कल पूछ ले कि हित समूह नीति निर्माण और क्रियान्वयन में क्या भूमिका निभाते हैं, तो आप लोग ढूंढने जाओगे। नहीं साहब, ये एनजीओ पूछ दे तो आप लोग ढूंढने जाओगे, एनजीओ के तो पूछा जा चुका है। तो ये नागरिक समाज के जितने स्टेक होल्डर है ना, वो चाहे नागरिक समाज बोल रहे हैं, चाहे स्टेक होल्डर का एक बात कर रहे हैं सॉरी, बात वही होगी। पानी पीते हैं, उसके बाद बोल वचन करते हैं। अच्छा, इस बात में ध्यान रखना, इसमें कुछ पॉइंट ऐड करते चलना। हम बता रहे हैं कैसे सोचना है। देखो, पहली बात कि हमें क्या करना हो चाहिए कि नीति निर्माण में परामर्श के रूप में ये परामर्शदाता होते हैं, परामर्श देते हैं, पहली बात है। दूसरी बात है कि सार्वजनिक अगर नीति हो गई और जमीनी स्तर पे कैसा काम कर रही है, उसके प्रभावों का आकलन कौन करता है, तो प्रभावों का आकलन लिख लो। ये देखेगा, मूल्यांकन कौन करता है, यही करता है, ठीक है। और नीति में कोई खामी है तो उसकी कमजोरी कौन बनाता है, फीडबैक कौन देता है, यही देता है। फीडबैक के माध्यम से गवर्नमेंट क्या करती है, फिर से सुधार करती है, फिर लाती है, फिर फीडबैक जाता है। मतलब इससे क्या होता है, क्षमता में सुधार होता है। और इसके आने से, नागरिक समाज के आने से संबंधित जो मूल्यांकन, परिणाम मूल्यांकन से संबंधित जो प्रश्न है, उसके तरफ ध्यान केंद्रित हुआ है, ठीक है। यही नागरिक समाज है जो कहा स्टेट को कि भाई तू अपने स्टेट के अंदर ही मत देख सब कुछ, कुछ बाहर देख। बाहर देखने को बाध्य किया। जैसे एग्जाम्पल, कैसे बाहर, राज्य को सहयोग हेतु राज्य से बाहर देखने की बात कहा। जैसे कि हम यूपी हैं, ठीक है ना, यूपी में हम कहे कि उद्योग बहुत कम आ रहे हैं, और खासकर के ईस्टर्न यूपी में जब उद्योग कम आ रहे हैं तो कारण हमने देखा कि हमारे पास निवेश ही नहीं आ रहा है। और निवेश आने के लिए हमें क्या होना चाहिए, उद्यमियों को बुलाना चाहिए। तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर तो सुधार करना चाहिए। तो यही सिविल सोसाइटी ही बोलती है कि साहब बाहर से पैसा लाओ, चाहे लोन के माध्यम से लाओ, चाहे सेंटर से लाओ, पैसा लाओ और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ, और फिर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओगे तो तुम्हारे पास उद्यमी आएंगे। यही बोल रहे हैं कि राज्य को सहयोग हेतु राज्य से बाहर देखने के लिए बात ही किया, ठीक है। और गैर राज्य अभिकर्ताओं हेतु जैसे एनजीओ हैं, उद्यमी हैं, उनके मार्ग कौन खोला, यही सब खोले कि आए निवेश करें। मैंने एक एग्जाम्पल लिया, आपको जनरल वे में बोलना है, एग्जाम्पल देना हो तो दे दीजिएगा। और फिर शासन का पुनः अवधारणा जो अब नेटवर्किंग, वार्ता, लॉबिंग पे आधारित होती है। अब शासन को हितधारक समूह, दबाव समूह के द्वारा भी पॉलिसियां क्या करती हैं, उनके अनुरूप परिवर्तन किया जाता है। क्योंकि अगर मान लो कि यही है कि तुम परियोजना, नर्मदा बांध पे परियोजना लेके आए और उस पे विश्लेषण नहीं किए तो नर्मदा आंदोलन हुआ और उस आंदोलन की वजह से दबाव पड़ा और सरकार को क्या हुआ, पीछे हटना पड़ा, ठीक है ना। तो ये शासन का पुनः अवधारणा सकारित किए हैं ये लोग आने के बाद। सरकार और गैर सरकारी अपकर्ताओं के मध्य संबंध ही नीतियों को निर्माण और सार्वजनिक वस्तुओं को आपूर्ति का मुख्य कर्ता बन गया। मतलब कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये बात को समझ लें। पहले सब
देख लेते हैं। फिर नागरिक समाज के वर्गों में नौ उदारवादी फ्रेम का आलोचना और भारत में राज नागरिक समाज संबंधों को व्यापक पहचान दिलाई। अभी ये बात करते हैं, जैसे सूचना का अधिकार, महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जैसे कानून का क्रियान्वयन के लिए यही सोसाइटी ही नागरिक समाज ही रिस्पॉन्सिबल है, इन्हीं के आधार पे लेके आया गया। फिर तीव्र नीति से निर्माण करना, नीति का निर्माण करवाना, औपचारिक रूप से नागरिक समाज अभिनेताओं ने शामिल करके सरकार के दृष्टिकोण में एक प्रत्यक्ष परिवर्तन लाया। फिर इसके अतिरिक्त जो 73 संविधान संशोधन अधिनियम है, कार्यान्वयन और पंचायती राज संस्थानों के आगमन ने राज्य को सक्रिय रूप से नागरिक समाज के कर्ताओं का क्या सहभागिता बढ़ा दी। तो ये बातें हमारी हैं, लेकिन हम बड़ा इजी वे में अपनी लैंग्वेज में बोलना चाह रहे हैं। हम इतनी कहानी पढ़ दिए आप लोगों को, लेकिन क्या है नीति निर्माण में इन लोगों का क्या योगदान है, ये हम पहले हम देखते हैं कि नीति निर्माण से कितने बन सकते हैं। नीति निर्माण में योगदान, और उसके बाद क्रियान्वयन में देखते हैं। नीति निर्माण में योगदान क्या साहब, ये परामर्श देते हैं, अपने समूह के हितों को बढ़ावा देते हैं। अगर सरकार न माने तो दबाव भी डालते हैं। ठीक है, डाटा उपलब्ध कराते हैं और डाटा से इनको पता चलता है कि कमियां क्या है। फिर से समस्याओं को उजागर करते हैं। फिर फीडबैक देके सुधार की तरफ ले जाते हैं, और ऐसे ही एक क्रिया चलती रहती है। फिर सुधार करके आया, फीडबैक दिया, फिर सुधार, तो वो ऑप्टिमाइज होता रहता है। ठीक है, इष्ट स्वरूप पा लेता है, इष्टतम जो भी हिंदी में बोलते हैं। ठीक है ना। फिर नीति निर्माण में क्या योगदान देगा कि इसमें कुछ नागरिक समाज विशेषज्ञ होते हैं, तो विशेषज्ञता का इनपुट प्राप्त होता है। इनपुट या लागत बोलते हैं, या जो भी विशेषज्ञता का इनपुट प्राप्त होता है। आप हिंदी में भी देवनागरिक में लिख सकते हो, प्राप्त होता है। ठीक है ना। और भी बला 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 बला, मतलब हम तो ये नीति निर्माण में योगदान दे सकते हैं। इसके हमने एक तथ्य रख दिया। क्रियान्वयन में, नीतियों के क्रियान्वयन में क्या तथ्य रखें? क्रियान्वयन में क्या है? सोशल ऑडिट कर सकते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? सामाजिक लेखा परीक्षा। ठीक है। नीतियों का प्रभावी मूल्यांकन, संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग, भ्रष्टाचार को कम कर सकते हैं। फिर पारदर्शिता और जवाबदेहिता बढ़ा देंगे। ठीक है। फिर ये क्या होगा कि एक मंच या कहें जागरूकता नागरिकों के बीच में जागरूकता करते हैं। योजनाओं वगैरह, कोई योजना चल रहा है, नीति चल रहा है। ठीक है। मीडिया में कोई भी सोशल प्रिंट, कोई भी मीडिया हो, मीडिया के माध्यम से उपलब्धि बोलते हैं, अगर उपलब्धि है तो, नहीं तो आलोचना करते हैं। ठीक है। तो ये सारे चीजें क्रियान्वयन में करते हैं। ठीक है। तो इस सारी चीजों को हमने अलग कर दिया। अब जरा सा देखो, हमने इतना मोटा यहाँ पे बोला नीति निर्माण तथा क्रियान्वयन में नागरिक समाज की भूमिका। तो हम नीति निर्माण ले लिए, क्रियान्वयन में ले लिया, हमने अलग अलग लिख दिया, हो गया दोनों की भूमिका। कौन सी बड़ी बात है? अब यहाँ पे ये राम बोल बच्चन बोला गया है, यहाँ भी बोल बच्चन बोला गया है, जो भी सॉरी ये हमारा बोल बच्चन है, हमने कर दिया बड़ा इजी वे में। हम इतना नहीं लिखे,
ये सारी चीजें, ठीक है ना। तो हमें कमांड होना चाहिए। अब देखो, विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए प्रमुख सरकारी हस्तक्षेप, क्या हस्तक्षेप किया गया? तो देखो, ग्रामीण विकास करना है तो ग्रामीण विकास के लिए कौन कौन सरकार ने हस्तक्षेप किया? तो देखो, मनरेगा है, और ध्यान रखना ये हमारे सिलेबस में है, और सिलेबस में ये सीधे सीधे बोला है कि विभिन्न क्षेत्रों में के विकास के लिए प्रमुख सरकारी हस्तक्षेप। तो कहने का मतलब है कि इन योजनाओं में से कोई भी अगर न्यूज में रहे तो खट से पकड़ लेना। क्यों? क्योंकि मान लेना कि उस समय सेकंड पेपर में ये आ जाएगा। जैसे मनरेगा अगर न्यूज में है तो मनरेगा, ठीक है। तो ग्रामीण विकास के लिए क्या सरकार ने किया ये हम पढ़ देते हैं, बाकी न्यूज में जो रहेगा वो उस पर फोकस रखना है, न कि सबको पढ़ना है। नेशनल रूरल मिशन लॉन्च किया, प्रधानमंत्री ग्राम उदय योजना चलता है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है, मिशन अंत्योदय है, फिर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, संसद आदर्श ग्राम योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, ग्राम स्वराज योजना है। ये ग्रामीण विकास के लिए सरकार के द्वारा हस्तक्षेप किए गए। अब नेक्स्ट, शहरी विकास के लिए क्या हस्तक्षेप किया गया? तो स्मार्ट सिटी चलाया गया, कायाकल्प शहरी रूपांतरण के लिए अटल मिशन अमृत जिसको बोलते हैं, अमृत चलाया गया, प्रधानमंत्री आवास योजना 2022 तक सबको आवास देने के लिए हृदय योजना चलाया गया, राष्ट्रीय धरोहर विकास संवर्धन योजना, ठीक है। कौशल विकास के लिए क्या योजनाएं चला रही हैं, हस्तक्षेप की है सरकार ने? तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, दिव्यांगजनों के कौशल प्रशिक्षण के लिए वित्तीय सहायता, राष्ट्रीय प्रशिक्षु संवर्धन योजना, अल्पसंख्यकों के लिए कौशल विकास योजना। ये कौशल डेवलपमेंट के लिए सरकार हस्तक्षेप कर रही है। सामाजिक सुरक्षा या सोशल सिक्योरिटी के लिए क्या काम कर रही है? तो राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम चला रही है, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली चला रही है, अटल पेंशन योजना चला रही है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना चला रही है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना चला रही है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 लेके आई है, सामाजिक सुरक्षा से जुड़े हुए और बहुत सारे हैं, लेकिन हमने सिर्फ छोटे से में बताया है इसको। अब नेक्स्ट हम टॉपिक पे आ जाते हैं, जवाबदेही, शासन में जवाबदेही। ऐसे जीएस 4 में भी हम लोग पढ़ेंगे जवाबदेही, लेकिन यहाँ पे समझ लेते हैं थोड़ा बहुत कि जवाबदेही क्या होता है। देखो, जवाबदेही का मतलब जब किसी एक व्यक्ति या निकाय द्वारा, उस व्यक्ति या निकाय द्वारा किए गए कार्यों का किसी अन्य व्यक्ति द्वारा निरीक्षण किया जाए, किया जाए निरीक्षण किया जाए, ठीक है, या समीक्षा किया जाए और उनके कृत्य जो हों वो उचित है कि नहीं उचित है उस पे बात अवगत कराया जाए, वही जवाबदेही है। मतलब कि एक कोई आदमी हो या कोई निकाय हो, ठीक है, दूसरे के व्यक्ति द्वारा क्या किया जाए, पहले वाले आदमी का कार्य कैसा किया, ठीक है, उस कार्य का निरीक्षण और समीक्षा किया जाए और उसके कृत्यों को औचित्य से उन्हें अवगत कराया जाए कि भाई देख, तूने सही नहीं किया या तुमने बहुत सही किया। वो जवाबदेही होता है, ठीक है ना। कृत्यों के प्रति जवाबदेह होना। कोई भी, देखो सीधी बात है कि जवाबदेह कौन होगा? कोई इंसान, जैसे अब हम कह रहे हैं जवाबदेह कब होगा? कोई इंसान अपना कृत्य करे और वो कृत्य दो तरीके से हो सकता है कि वो सही हो, उसके नजरिए से वो सही हो, या उसी के नजरिए से ही वो गलत हो। तो वहां पे वो खुद अंतरात्मा से डिसाइड कर सकता है कि इसको अंतरात्मा जवाबदेही बोलते हैं, ठीक है, अंतर जवाबदेही, ठीक है ना। वो हो सकता है कि वो उसके कृत्य सही हो और वो कहे कि नहीं भाई कृत्य तो अपने लेवल से सही है, लेकिन दूसरा व्यक्ति आता है और उसके कृत्य को बोलता है कि ना बाबा तुम्हारा कृत्य गलत है, और उसके लिए जवाबदेही कहता है कि तुमने गलत किया है और इसके लिए तुम जवाबदेही हो, क्योंकि ये जो तुमने कृत्य किया है ये केवल आपसे रिलेटेड नहीं है, वो दूसरे लोगों पे ही फर्क डाल रहा है, दूसरे लोग को भी प्रभावित कर रहा है, ठीक है ना। तो जहां भी आप दूसरे लोगों को प्रभावित करने लगे, एक दूसरे का देखभाल करना, जवाबदेही का मतलब एक दूसरे का देखभाल करना मतलब क्या? देखभाल करना कि हम आपका देखभाल कर रहे हैं, आप मेरा देखभाल कर रहे हो, लेकिन हम ऐसा कोई कृत्य करने लगे कि आपका हानि हो तो फिर हम जवाबदेह हो जाएंगे,
ठीक है, अब जरा सा इसको और देखें कि जवाबदेही अवधारणा दो विशिष्ट चरणों में शामिल होते हैं। एक उत्तरदायित्व मतलब आंसरेबिलिटी और इन्फोर्समेंट। दो चीजें जवाबदेही में होता है कि आपने उत्तरदायित्व मतलब आपको उत्तर देना है, और इन्फोर्समेंट मतलब प्रवर्तन की बात कर रहे हैं वो होना चाहिए। उत्तरदायित्व का तात्पर्य क्या कि उसकी एजेंसियों और सरकारी अधिकारियों द्वारा अपने निर्णय और कार्यों के संबंध में जानकारी प्रदान करना है, उत्तर देना है। जनता एवं निरीक्षण निगरानी कार्य करने वाली जवाबदेही संस्थाओं के समक्ष इन निर्णयों को, कार्यों को, औचित्य को प्रकट करना है। अगर कोई उन्होंने अपना कृत्य किया है, निर्णय लिया है, उन निर्णय को जनता के सामने उनको क्या करना होगा, आंसर देना होगा। यही है उत्तरदायित्व। वो अपने कृत्य को, औचित्य को सिद्ध करेंगे कि हमने क्यों किया है। अब प्रवर्तन का मतलब क्या, इन्फोर्समेंट का मतलब कि जनता या जवाबदेही के लिए जिम्मेदार संस्थाएं उल्लंघनकर्ता के पक्ष का अनुमोदन कर सकती है या उल्लंघनकारी व्यवहार का उपचार कर सकती है। कि अगर मान लो कि जनता के कोई भी कृत्य किए और निर्णय लिए वो गलत है तो वो गलत के लिए जिसके अधीन ये आते हैं भाई साहब, काम करते हैं, उस गलत के लिए इन्फोर्समेंट या सजा या प्रवर्तन किया जा सकता है कानून के रूप में। इन्फोर्समेंट मतलब कि विधि के अंतर्गत वो क्या हो जाएंगे, बाध्य हो जाएंगे, और फिर उनको सजा दिया जा सकता है या कुछ भी किया जा सकता है, जो भी उसमें उल्लेख है। तो जवाबदेही में उत्तरदायित्व और इन्फोर्समेंट दोनों शामिल होते हैं। जरा सा नहीं समझ में आ रहा हो तो एक बात और समझते हैं बड़े इजी वे में कि देखो, जवाबदेही में उत्तरदायित्व जाहिर है। हमने कहा कि एक लाइन में बोले, जवाबदेही का मतलब एक दूसरे का देखभाल करना, ठीक है, एक दूसरे का देखभाल करना। और हमने कहा था कि अगर कोई इंसान, जवाबदेही दो तरीके से हो सकता है, ये भी समझो, जवाबदेही दो तरीके से हो सकता है, आंतरिक रूप से और एक बाह्य रूप से। आंतरिक रूप से हम खुद ही अपने आप को मूल्यांकन करें अंतरात्मा से, और उससे हम अपने कृत्य को, औचित्य को सिद्ध करें, और आंतरिक रूप से बोले कि ओके है साहब। या आप कोई कृत्य करो तो मन में ग्लानि हो कि अरे यार हमने गलत है, तो वो बता रहा है कि आप आंतरिक रूप से जवाबदेह हो। बाह्य का मतलब कि बाह्य संस्था के द्वारा, विधि के द्वारा, लोगों के द्वारा आपको वो जवाबदेह बनाया जाएगा। तो एक दूसरे को देखभाल करना है, तो इसका मतलब कि आप कोई कृत्य करोगे, ठीक है ना, तो कृत्य करोगे या कोई निर्णय लोगे तो किस आधार पे लिए वो आधार पे आपको आंसर देना पड़ेगा। ये आपका उत्तरदायित्व है कि आप उत्तर दोगे कि आपने जो कृत्य किया है या निर्णय लिया है, जिस सरकारी पद पे बैठे हुए, वो निर्णय किस आधार पे लिया है, आपको आंसर देना होगा। तो पहला पार्ट उत्तरदायित्व का आएगा। दूसरा है कि जनता, अगर मान लो कि आपने जो कृत्य और निर्णय है वो अपने अधिकारों में, या आप उत्तरदायित्व नहीं दे पा रहे हैं, उसका अप्रासंगिक या कहें कि औचित्य सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इसका मतलब उल्लंघन किए हैं। तो उल्लंघन करने पे आपको क्या करेंगे, विधि के समक्ष क्या ले जाएंगे, प्रवर्तन कराएंगे, इन्फोर्समेंट कराएंगे या प्रवर्तन कराएंगे। मतलब कि उल्लंघनकारी व्यवहार के कारण उपचार होगा। अगर उल्लंघन किए हैं तो इनके उल्लंघनकारी प्रवृत्ति के कारण, कृत्य के कारण इनको क्या दिया जाएगा, सजा दिया जाएगा, प्रवर्तन कराया जाएगा। तो दो बातें हैं, एक उत्तरदायित्व का बात है और दूसरा क्या है, इन्फोर्समेंट का या प्रवर्तन का बात है। अगर आपने उल्लंघन नहीं किया ओके, तो यहाँ भी प्रवर्तन ओके है। आपने उल्लंघन किया, यहाँ पे पता चल गया आंसर में, तो आप यहाँ पे सजा पाने लायक हैं और वो निर्धारित किया जाएगा विधि और नियम के अनुसार। ये है जवाबदेही। अच्छा, शासन के लिए जवाबदेही का महत्वपूर्ण क्यों है इतना? तो देखो, सार्वजनिक अधिकारियों या जो निकाय हैं, बॉडी हैं, उनकी प्रभावशीलता का मूल्यांकन सुनिश्चित करता है ये बात,
कैसे प्रभावशालीता के मूल्यांकन सुनिश्चित करता है कि वो अपनी पूरी क्षमता के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, सार्वजनिक सेवाओं की आपूर्ति में सार्थक व्यय हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सरकार के प्रति विश्वास को बढ़ावा दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, उस समुदाय के प्रति उत्तरदायी हैं जिनकी सेवा करना उनका कर्तव्य है कि नहीं। ये सारी चीज क्या करता है, प्रभावशालीता या मूल्यांकन करता है, ठीक है ना, अधिकारियों का या निकाय का। तो जवाबदेही ये काम करता है। जवाबदेही के प्रकार क्या हैं, तो देखो एक होता है क्षैतिज और एक होता है ऊर्ध्वधारी। जरा सा हम लोग बड़े आराम से समझते हैं कि कार्यपालिका पे नियंत्रण कौन करता है, न्यायपालिका। और न्यायपालिका पे कौन करता है, मतलब ये दोनों क्षैतिज रूप से एक दूसरे को जवाबदेही बनते हैं, क्षैतिज है, क्योंकि हमने कहा ना कि हमारे संविधान में 3 अंग बोला गया है, ठीक है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, और तीनों एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस पे रखते हैं, ठीक है। तो ये क्षैतिज हो गया। अब देखो ऊर्ध्व जवाबदेही कैसे होता है। ऊर्ध्व जवाबदेही का मतलब क्या, कि कोई मीडिया हो या नागरिक समाज हो, मीडिया हो, सोशल मीडिया हो या ऐसे टीवी प्रेस वाले मीडिया हो, वो मीडिया नागरिक समाज अधिकारियों पे अच्छे प्रदर्शन के मानकों को लागू कराने चाहें तो वो जवाबदेही होगा। मतलब कि ग्राउंड लेवल पे ऊपर के लोगों को क्या कर देते हैं, अधिकारी हो या कार्यपालिका हो, उनको लागू कराने के लिए क्या करते, विवश कर दे, जवाबदेही मांगे, तो ये ऊर्ध्व होगा। ऊर्ध्व का मतलब क्या, कि ऐसे हो रहा है। क्षैतिज का मतलब कि ये वितरण है, ठीक है ना। तो ऊर्ध्व मतलब नीचे जमीनी स्तर पे से देखा जा रहा है। तो जमीनी स्तर पे एक जवाबदेही होता है, ऊर्ध्व जवाबदेही बोलते हैं, और एक क्षैतिज पे होता है। क्षैतिज में संसद, न्यायपालिका जैसे संस्थाएं क्षैतिज जवाबदेही करते हैं। ऊर्ध्व जवाबदेही वह साधन है जिसके माध्यम से नागरिक, मास मीडिया और नागरिक समाज अधिकारियों पर अच्छे प्रदर्शन के मानकों को लागू करना चाहते हैं, उनके माध्यम। अगर नहीं करेंगे तो मीडिया में आलोचना होगा, उनकी थू होगी। राजनीतिक बनाम कानूनी जवाबदेही। अब राजनीतिक बनाम देखो कि संसद कार्यपालिका को राजनीतिक रूप में जवाबदेह बनाती है, ठीक है, जबकि न्यायपालिका कार्यपालिका को कानूनी रूप से जवाबदेह बनाती है। तो संसद क्या है, कार्यपालिका को राजनीतिक रूप से जवाबदेही तय करती है, जबकि न्यायपालिका कार्यपालिका को कानूनी रूप से जवाबदेही तय करती है। तो ये भी एक जवाबदेही हो गया। सामाजिक जवाबदेही का मतलब क्या, कि ऐसा दृष्टिकोण जिसके माध्यम से नागरिक सहभागिता पे आधारित हो, ठीक है। आम नागरिक या सिविल सोसाइटी प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से जवाबदेही सुनिश्चित करे तो वो सामाजिक जवाबदेही होगा, ठीक है ना। तो ये हमने टाइप देखा, इसमें कुछ ही टाइप देखा, आप लोग में कुछ ज्यादा दिया होगा, उससे भूल जाना, बस 1-2 टाइप याद रखना। क्षैतिज बनाम ऊर्ध्व जवाबदेही या क्षैतिज जवाबदेही, ऊर्ध्व जवाबदेही, राजनीतिक जवाबदेही, कानूनी जवाबदेही और सामाजिक जवाबदेही। और कुछ एग्जाम्पल इसके साथ लिख देना, बस पूर्ण हो जाएगा अगर पूछेगा तो। शासन में पारदर्शिता। पारदर्शिता का परिभाषा और महत्व देखें तो पारदर्शिता का तात्पर्य क्या है, कि जो भी निर्णय लिए हैं वो मानदंड और प्रक्रिया और प्रणाली, पानी ना पिए तो यही होता है, प्रणाली पी लेते हैं उसके बाद ही बोले। देखो इसका मतलब क्या है, पारदर्शिता का मतलब सीधी सीधी बात है कि निर्णय किस आधार पे लिया गया, किन मानदंड पे लिया गया है, कौन सी प्रक्रिया पे, कौन सी प्रणाली पे, ये खुला ओपन होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कोई चीज हिडन हो, कि मानदंड, प्रक्रिया, प्रणाली सार्वजनिक रूप से सभी के लिए अगर खुली हो तो कहा जाएगा कि वो पारदर्शी है, कि मानदंड क्या है, प्रक्रिया क्या है, वो सारी चीज ओपन हो, ठीक है। पारदर्शिता का गुण प्रशासन की कार्य प्रणाली की जवाबदेहिता का स्तर को बढ़ाता है। हमने एक शायद बताया था कि जवाबदेहिता देखो कैसे होगा। जवाबदेहिता फॉर्मूला समझ लो, इज डायरेक्टली पारदर्शिता इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोकतंत्र इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बाह्य कारक। हमने ये बोला कि जब पारदर्शिता होगा तो जवाबदेहिता भी बहुत अच्छा रहेगा, लोकतंत्र भी बहुत अच्छा रहेगा। अगर जवाबदेहिता खराब होगा तो पारदर्शिता मतलब पारदर्शी नहीं होगा, लोकतंत्र भी गायब रहेगा। फिर बाह्य कारक को हमें जरूरत होगा। जहां भी बाह्य कारक मतलब
कि आपको पारदर्शिता बढ़ाने के लिए फिर आरटीआई वगैरह लाना पड़ेगा, सीबीसी आना पड़ेगा, ठीक है ना। और पारदर्शिता का भ्रष्टाचार से रिलेशन है। भ्रष्टाचार कैसे? अगर पारदर्शिता बढ़ेगा तो भ्रष्टाचार क्या होगा? कम होगा। अगर भ्रष्टाचार ज्यादा होगा तो पारदर्शिता क्या होगी? कम होगी। एक दूसरे को ये करते हैं। तो पारदर्शिता का महत्व क्या है? शासन प्रणाली अब यहाँ पे तो बहुत कम बोला गया है, जैसे कि कोविड से होने वाले मौतों के संबंध में पारदर्शिता का अभाव था। जीडीपी आंकड़ों के संबंधित जीडीपी के आंकड़े या कोई बेरोजगारी के आंकड़े हैं वो प्रदर्शित नहीं किया जा रहा है, इसका मतलब शासन पारदर्शी नहीं है। पीएम केयर में फंड आया, उस फंड को लेकर जवाबदेहिता का मुद्दा उठा, ठीक है। पारदर्शिता के अभाव में जनता सरकार के प्रति भरोसा कम करने लगती है और उत्तरदायित्व और जवाबदेही में भी कमी आती है। तो कहने का मतलब है कि महत्व क्या है इसका, कि इसको देख लें तब हम अपना रामायण स्टार्ट करते हैं। पारदर्शिता नीतियों के कार्यान्वयन में मजबूत करती है। जैसे पारदर्शिता भ्रष्टाचार और पक्षपात को बचाता है, यह सहकारिता भावना को विकसित करता है, ये जन भागीदारी को विकसित करता है और नीति क्रियान्वयन को सफलता और महत्वपूर्ण अंग है। यह राजनीतिक संबद्धता के आधार पर भेदभाव को खत्म करता है। पारदर्शिता को लोक सेवकों के सत्यनिष्ठा जैसे मूल्यों को बढ़ावा देता है। ये हम भी पढ़ रहे हैं, आज पढ़ लेने दो, फिर उसके बाद बताएंगे, बोल वचन करेंगे। पारदर्शिता भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक। पारदर्शिता और भ्रष्टाचार एक दूसरे को इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यदि किसी संस्था में पारदर्शिता जैसे बुनियादी मूल को अपनाया जाता है तो वहां संस्था में भ्रष्टाचार कम होगा। ये कौन सी बड़ी बात है। सूचकांक में देखें तो हम कौन से भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में 86वें हैं, अभी जो नया आ जाएगा उसे चेंज कर देंगे। पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए क्या उपाय किया जा सकता है, ये भी बोल वचन देख लें। आरटीआई है, सिटीजन चार्टर है, शिकायत निवारण तंत्र है, लोकपाल और लोकायुक्त को मजबूत करना है। ये हमने आपको द्वितीय प्रशासनिक आयोग सेकेंड एआरसी ने क्या बोला कि भाई प्रशासन को सुदृढ़ करो, वित्तीय प्रबंधन प्रणाली को सुदृढ़ करो, ठीक है, सुझाव दिया ये सेकेंड एआरसी ने। और इन्होंने कहा कि सेकेंड एआरसी ने कि प्रत्येक सरकारी सेवक को सद्भावना के साथ कर्तव्य के निष्पादन में जनता को सही जानकारी संप्रेषित करना चाहिए, तो वो मतलब सही जानकारी दे। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग सरकार के अभिलेखों सूचना के रख रखाव के आधुनिकीकरण की सिफारिश की है कि सूचना का रख रखाव आधुनिक हो, ऐसा ना हो कि फाइल में हो। फिर इन्होंने बोला कि एकल खिड़की एजेंसी के प्रयोग एवं लोक अभिलेखों को कार्यालय में सिफारिश की जिसकी पारदर्शिता बढ़ाने के प्रावधान प्रभावी हो। सोशल ऑडिट की बढ़ावा देने की बात कही, बहुहितधारक अप्रोच रखने की बात कही, सोशल मीडिया और स्वयं सहायता समूह के द्वारा पारदर्शिता मूल को बढ़ावा देना चाहिए, ऐसा बोला। ये राम कथा इन्होंने बोला। तो डिजिटल दुनिया में पारदर्शिता ये बाद में देखेंगे, अब पहले बोल वचन अपना कर ले। ये बहुत बोल दिए, अब इससा ऐसा कोई होता है भाई? नहीं होता ना। बोल वचन अपना भी तो होना चाहिए। ये बोल वचन हमको भी नहीं समझ में आता है, आपको पता नहीं क्या समझ में आता है। तो हम सिर्फ उठाएंगे टॉपिक और बोल वचन, गाने उसके रहेंगे, बोल हमारे रहेंगे, मतलब गाने इसके रहेंगे और बोल हमारे रहेंगे। देखो कैसे हम बात कर रहे थे, किसकी बात? पारदर्शी शासन में पारदर्शिता की बात कर रहे थे। हाँ, परिभाषा देख लिए, परिभाषा पे बात नहीं करेंगे, महत्व की बात कर रहे थे ना, महत्व की कहीं बात हो रही थी। हाँ, महत्व की बात करेंगे और प्रशासन में पारदर्शिता कैसे है उसकी बात करेंगे। और तो पहले हम महत्व की बात करते हैं यहीं पे सीधे सीधे कि पारदर्शिता का महत्व क्या है। पहले ही गलत लिखा, पारदर्शिता। वाह, आज हम कुछ लग रहा है कि हमारे दिमाग पे कंट्रोल ही नहीं है। हाँ, पारदर्शिता की बात हमने कहा था, क्या फॉर्मूला याद रखो, जवाब देही
ठीक है, इज इक्वल टू, ऐसे ही जोड़ना है जवाबदेही। उसके बाद हम कहेंगे कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बाह्य कारक, बाह्य कारक, ठीक है। और कुछ जोड़ सकते हैं, इज इक्वल टू नैतिकता, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नैतिकता। अब हम बात यहाँ से महत्व की देखते हैं, ठीक है। पारदर्शिता की बात करनी है, हम इसी पे लिखेंगे पारदर्शिता। अब देखो कैसे हम लिखेंगे, पारदर्शिता होगी, पारदर्शिता होगी तो जवाबदेही अच्छा होगा, उत्तरदायित्व तो अच्छा होगा। पारदर्शिता अधिक होगी तो भ्रष्टाचार कम होगा, ठीक है, भ्रष्टाचार कम होगा, ये अधिक होगा तो, ठीक है। अगर हम यही बोलते हैं पारदर्शी होगा तो, पारदर्शी होगा तो सीबीसी, सीबीआई, सीबीआई, पुलिस जैसी संस्थानों की, जैसे बाह्य कारक है ना ये, तो जैसे संस्थानों की जरूरत नहीं होगी। अगर पारदर्शिता है, पारदर्शिता है तो समाज कैसा इंडिकेट कर रहा है कि उसमें नैतिकता है, महत्व ही तो है। पारदर्शिता है, अब देखो हम कितना बोलते जा रहे हैं, बोल बच्चन ही तो करवाओ हमसे। पारदर्शिता होगा, पारदर्शिता होगा तो हमारा वंचित वर्गों का कल्याण होगा, ठीक है, उनकी पहुंच बढ़ेगी। पारदर्शिता होगा तो इसका मतलब शासन आपके द्वार होगा, द्वारा नहीं द्वार होगा, ठीक है ना। अगर पारदर्शिता अच्छा होगा, पारदर्शिता अच्छा होगा तो सरकार में, सरकार या शासन में लोगों का विश्वास बढ़ेगा। पारदर्शिता अधिक होगा तो राष्ट्र विकास होगा, समाज का विकास होगा, ठीक है। पारदर्शिता अगर होगा तो, पारदर्शिता होगा तो क्या होगा, नैतिक विकास का हो गया। तो बस इतना ही बहुत लिख दिए, इतना ही करोगे बता दोगे तो पहली महत्व की बात होगी। लेकिन अभी वर्तमान स्थिति देखें, वर्तमान स्थिति प्रशासन में, प्रशासन की वर्तमान स्थिति या सरकार की, गवर्नमेंट की वर्तमान स्थिति पारदर्शिता को लेके, पहली बात कि गोपनीयता के नाम पे, गोपनीयता या गोपनीय को बताकर आरटीआई को रिजेक्ट करना। वर्तमान स्थिति में ये हो गया कि ये एक, इनको क्या मिल गया है, ब्रह्मास्त्र मिल गया, ठीक है। इसके कोई जिक्र ही ओपन ही नहीं किया कि गोपनीय विषय क्या है, तो ये एक ब्रह्मास्त्र मिल गया है। दूसरी बात है, कोविड में कितनी मृत्यु हुई, आप लोग जग जाहिर हो कि कोविड में मृत्यु कितनी हुई, और पोर्टल में कितना दिखाया गया, आंकड़े को क्या आप बता सकते हो कि पारदर्शी था। तीसरी बात कि हम बेरोजगार कितना है, बेरोजगार कितना है और आंकड़े क्या दिखाए गए हैं हमको बेरोजगारी के। एक तो पब्लिश ही नहीं कर रहे थे, पब्लिश नहीं कर रहे थे, और पब्लिश भी किए तो कोई हाथ पैर का नहीं, मतलब बिल्कुल लगता है जीडीपी का, जीडीपी ग्रोथ का ये गुणगान करते हैं कि इतना जीडीपी ग्रोथ हुआ, जीडीपी, क्या आप उनके आंकड़ों पे विश्वास रखते हो? नहीं रख सकते ना। ये हमारे प्रशासन की वर्तमान समय में ये स्थिति है, गोपनीयता को लेके, कोविड को लेके, बेरोजगार को लेके, जीडीपी के आंकड़ों पे हम कोई इंटेलेक्चुअल बुद्धिमान नागरिक इसको संदेह की दृष्टि से देख रहा है। अगर ऐसी हालत नहीं होती तो इतने बच्चे आंदोलन पे क्यों हुए थे? रोजगार, आप कह रहे हो कि हर साल इतना रोजगार दिया जा रहा है, लेकिन आलम वही बेरोजगारी की है। कोविड में भाई लाशें तैर रही थी गंगा नदी में, सेकेंड लहर में आया और आंकड़े तुम दे रहे हो कि हमारे यूपी में सिर्फ 700 लोग मरे हैं। जीडीपी की तुम बोल रहे हो कि हम दुनिया के सबसे बड़े ये हैं। अरे बांग्लादेश से सीखो ना, बांग्लादेश को देख लो, तुम्हारा पड़ोसी ये छोटा सा देश है,
वो उसने मैन्युफैक्चरिंग में तुमसे ज्यादा वो कहना धाक जमा रखा है। तो ई प्रशासन के वर्तमान आंकड़े दिखा रहे हैं गवर्नमेंट के क्या कर रहे हैं हम। प्रशासन चाहती नहीं है कि अगर मान लो किसी डिस्ट्रिक्ट में बोल दिया कि 100 कोविड से मर गए, तो वो तो ऊपर होगा ना कि अरे 100। इवन जानिए कि कोविड की जांच नहीं होती थी, सोचो, वो भी रोक के रखा गया था। केवल ये कि हम लोग कोविड की रोकथाम कितना कर रहे हैं, तो कितना पारदर्शी है। भ्रष्टाचार को पक्षपात से बचाती है, सहकारिता भावना को विकसित करती है, यही लाभ बता रहे थे। क्रियान्वयन की सफलता का महत्वपूर्ण अंक है। राजनीतिक संबंध के आधार पर भेदभाव को खत्म करती है। पारदर्शिता लोक सेवक में सत्यनिष्ठा जैसे मूल्यों को बढ़ावा देती है। ये भी जोड़ लेना, हो गया। भ्रष्टाचार और पारदर्शिता इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू भ्रष्टाचार, और भ्रष्टाचार सूचकांक में 86 है। ये भी बात हो गई हमारी। बढ़ाने के उपाय क्या किए जाए, ये बात है बहुत बढ़िया। देखो, हमारे जो चीजें हैं गवर्नमेंट ने किया है उसके ऊपर बात करते हैं कि सरकार की तरफ से क्या क्या है, गवर्नमेंट की तरफ से वो करना चाहिए। तो गवर्नमेंट वाले पे एक तो आरटीआई को बोलो, आरटीआई को सशक्त करें, ठीक है, मतलब सशक्त करें तो सशक्त करें। दूसरी बात, सिटीजन चार्टरशिप, कोई भी सेवा दे रहे हैं उसमें सेवा वितरण का उल्लेख होता है, और चूंकि वो सेवा वितरण के सेवा के लिए सिटीजन चार्टर बहुत है बढ़िया होता है, और उल्लंघन करने पे उसमें कार्रवाई हो सकती है, तो सबको सिटीजन चार्टर होना चाहिए। तीसरी बात है कि हमें शिकायत निवारण तंत्र एक होना चाहिए। किसी चीज का अगर शिकायत करना है तो एक शिकायत निवारण तंत्र विकसित करना चाहिए। तीसरी बात है, ठीक है। चौथी बात क्या है कि हमें सोशल ऑडिट को बढ़ावा देना चाहिए। ये तो था कि गवर्नमेंट की तरफ से इतना काम करना चाहिए। भाई हमारे स्तर पे क्या काम करना चाहिए, हमारे स्तर पे देखो क्या करना है। जो गवर्नमेंट ऑफिसर है, ऑफिसर को हर साल पे इवेल्युएट करो, मूल्यांकन करो। मूल्यांकन के बाद अगर वो अच्छा काम किया है तो उसको प्रोत्साहन के रूप में कुछ प्रोत्साहित राशि दो, चाहे प्रमोशन दो, सीधी बात है। और जो लोग अच्छे काम नहीं किए हैं, पारदर्शी रूप से काम नहीं किए हैं, हतोत्साहित करो या सजा दो। एक बात तो हो गया नैतिक है। दूसरी बात है कि नैतिक लोगों की हमेशा नैतिक लोगों के सम्मेलन में करना, भाग लेना चाहिए। जैसे जो मेडिटेशन कराते हैं या नैतिक रूप से जो बहुत अच्छे लोग हैं, उनका एक संगोष्ठी आयोजन करना चाहिए और इन सब ऑफिसरों को बुलाना चाहिए और बोलने का मौका देना चाहिए कि तुमने क्या किया। जैसे खाने के पे एक टेबल होता है ना, तो ये वेस्टर्न में एक तरीका है कि वेस्टर्न में लोग खाने पे बैठे रहते हैं, तो आज के दिन में उन्होंने क्या किया, वो चीजें अपने परिवार को बताते हैं कि आज हमने ये किया, आज हमें ये दुख रहा। अगर कोई दुख हुआ तो सब लोग मिलके उसको क्या करते हैं, दिमाग को शांत करते हैं, सांत्वना देते हैं, ठीक है ना। तो ये बात समझ में आ रहा है। वैसे कुछ नैतिक सम्मेलन करना चाहिए। फिर हमें क्या करना चाहिए, एक कोई प्रशिक्षण की, हमेशा प्रशिक्षण की टेक्नोलॉजी के हमेशा परीक्षण करना चाहिए, समय समय पे अपडेट करना चाहिए, प्रशिक्षण देना चाहिए टेक्नोलॉजी का, और समय समय पे अपडेट करना चाहिए। फिर इनको साथ क्या होना चाहिए कि इनको सीधे सीधे जो शिकायत तंत्र है ना, शिकायत तंत्र को पावर दे दे कि इन ऑफिसरों को कुछ ना कुछ दंड दे दे, कुछ दिन के लिए ये पावर दे दे। ऐसा होता है ना कि ये प्रेसिडेंट के या गवर्नर के अंदर ये पावर होता है कि इन्हीं के प्रसाद के बाद इनको कुछ किया जा सकता है। लेकिन अगर शिकायत तंत्र के पास गया, अगर वो सही पाया गया, तो इनकी आर्टिकल 311 है ना, 310, इनको क्या करना चाहिए, डाइल्यूट करना चाहिए, तभी जाके पारदर्शिता बढ़ेगा। आर्टिकल 311 और 310 को डाइल्यूट करना चाहिए। बात हो गया। अब सेकेंड ईआरसी ने क्या क्या बोला, सेकेंड ईआरसी के बोल बच्चन भी देख लेते हैं। तो सेकेंड ईआरसी ने अब अपनी बात कह दी। अब सेकेंड ईआरसी की बात करते हैं, सेकेंड ईआरसी की। सेकेंड ईआरसी ने बोला, या जो भी हम बोलेंगे वो सेकेंड ईआरसी बोलेगा। सीधी बात है कि जो अधिकारी हैं
उनको कर्तव्यों को मतलब उनका कर्तव्य है कि जनता को क्या करे, सही जानकारी दे, कर्तव्य है सही जानकारी दे, ठीक है ना। फिर द्वितीय ये सेकेंड एआरसी ने ये किया कि जो सूचना है, सूचना के रख रखाव का क्या करे, आधुनिकीकरण करे, आधुनिकीकरण करे, ये दूसरा है। तीसरा क्या है कि एकल खिड़की का प्रयोग किया जाए, एकल खिड़की का प्रयोग किया जाए। एकल खिड़की के प्रयोग से पारदर्शिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। फिर इन्होंने बोला कि सोशल ऑडिट किया जाए, ये भी बात बोला। फिर बहुत ही धारक अप्रोच होना चाहिए कि जितने समाज में धारक हैं, स्टेक होल्डर हैं, वो बहुत हित धारक हो, मतलब सभी लोगों का हित के बारे में ध्यान रखें, अप्रोच रखें, तो ये पारदर्शिता बढ़ा जाएगा। फिर सोशल मीडिया SHGS सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप आदि को भी बढ़ावा देना चाहिए कि पारदर्शी करें। तो ये हमारे सेकंड एआरसी भाई साहब ने बोल दिया। अब नेक्स्ट हम लोग चल रहे हैं डिजिटल दुनिया में पारदर्शिता। तो देखो वाकई डिजिटल दुनिया आया, डिजिटल दुनिया ने पारदर्शिता को बढ़ा दिया, दक्षता बढ़ा दिया, पारदर्शिता बढ़ा दिया, ठीक है ना। और डिजिटल मीडिया के आने की वजह से सोशल मीडिया वगैरह आ गया तो जागरूकता भी बढ़ गया, और जागरूकता बढ़ गया तो शिकायत निवारण प्रणाली, सूचना के अधिकार आदि के पालन ने क्या कर दिया, कार्य संस्कृति बढ़ा दिया। प्रशासन के अब क्या होने लगी, ज्यादा जवाबदेह और पारदर्शी होने लगा डिजिटल दुनिया आने पे, ठीक है ना। लेकिन अगर डिजिटल के बारे में जानकारी ही ना हो तो क्या होगा, तो आगे की राह क्या हो कि किसी भी संस्था के प्रशासन के सफल क्रियान्वयन के लिए अति आवश्यक बुनियादी मूल्य है। अतः प्रशासन पारदर्शिता अपनाने के विभिन्न तरीकों को अपनाने का प्रयास सरकार के स्तर पे, समाज के स्तर पे, संस्था के स्तर पे किया जाना चाहिए, जिससे सशक्त भारत का स्वप्न पूरा हो सके। तो ये कुछ बोल वचन ऐसा कर सकते हैं। ओवरऑल हमारा आज गवर्नेंस क्या हो गया, खत्म हो गया। अब कोई भी क्वेश्चन आप लोग को पूछना होगा तो हम लोग जब संडे मिलेंगे ना ऑनलाइन, उस दिन पूछ लेंगे। आप लोग जो भी होगा पूछ लेंगे, वो उस दिन आंसर मिल जाएगा। तो आज छोटा सा टॉपिक रहा, कैसा लगा आप लोग को? संडे को हम लोग मिलेंगे और उस दिन अनाउंस हो जाएगा जीएस सेकंड पेपर। आल दो हम लोग आज डेट हो गया 23 को, तो हमको खत्म करना था 10 को, 13 दिन लेट है हम लोग, और 13 दिन बहुत होता है। मुश्किल से 15 दिन हमारा चलेगा क्या, GS4 15 दिन चलेगा, और अच्छे से GS4 हम 15 दिन में कवर कर लेंगे, होपफुली 15 से 20 दिन ज्यादा से ज्यादा, ठीक है ना। इससे ज्यादा नहीं लगेगा और सारे डायमेंशन पे कवर कर लेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।